हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये हमारा 5th लेक्चर है आज, और इसके पहले हम लोग 4 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप लोग उसको प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज कौन कौन से बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुड्स। गुड्स क्या होता है, और उसके साथ हम लोग देखेंगे स्टॉक और इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग गुड्स से शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्टॉक और इन्वेंट्री किसको बोलते हैं। गुड्स रेफर्स टू प्रोडक्ट्स that can be bought or sold for profit. For example, mobile phone for mobile dealer, books are goods for book shop. ठीक है, यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिसको हम लोग खरीद के लाते हैं और बेचते हैं प्रॉफिट के लिए, वो हमारा क्या होता है, गुड्स होता है। यानी कि ऐसा कोई भी आइटम जिसमें हम लोग डील करते हैं और वो उस आइटम को हम लोग अपने शॉप में, अपने बिजनेस में रीसेल के लिए लाते हैं। यानी रीसेल के लिए जो भी प्रोडक्ट हमारे शॉप में लाया जाता है वो क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल फोन क्या होगा, गुड्स होगा। बुक शॉप के लिए बुक्स क्या होगा, गुड्स होगा। दवाई की दुकान के लिए जितने भी मेडिसिन है वो क्या होगा, गुड्स होगा। सीमेंट की दुकान के लिए जितना भी सीमेंट का स्टॉक है वो क्या होगा, गुड्स होगा। ठीक है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए नहीं लाया जाता है, बल्कि रीसेल के लिए लाया जाता है। ठीक है, अब आइए स्टॉक के बारे में बात करेंगे। स्टॉक किसको बोलते हैं। स्टॉक और इन्वेंट्री दो वर्ड है इसके अंदर। स्टॉक और इन्वेंट्री रेफर्स टू द गुड्स एंड मटेरियल्स दैट ए बिजनेस होल्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। ठीक है, और यूज इन प्रोडक्शन। ठीक, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इट कैन इंक्लूड रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स एंड सप्लाईज। ठीक है, अब हम लोग इसके बारे में एक एक करके समझते हैं। स्टॉक उसी को बोलते हैं हम लोग, यानी कि जो भी जिस आइटम में हम लोग डील करते हैं, यानी कि गुड्स, जो अनसोल्ड गुड्स बच जाता है ईयर के एंड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक दो तरह का हो सकता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर ईयर के बिगिनिंग में, जैसे मान लीजिए हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में, तो 1 अप्रैल की डेट में जो भी स्टॉक का बैलेंस पड़ा हुआ है उसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे, और 31 मार्च की डेट में जो भी स्टॉक का बैलेंस, यानी जो भी गुड्स हमारे शॉप में बच जाता है, जो कि सेल नहीं हो पाता है, अनसोल्ड रह जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। ठीक है, और इन्वेंट्री किसको बोलते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के अंदर ये जो अनसोल्ड गुड्स होता है ये 3 टाइप का हो सकता है, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इन्वेंट्री के अंदर 3 टाइप के गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि कोई भी जो गुड्स होता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में, वो 3 स्टेज में पाया जाता है। एक तो रॉ मटेरियल, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश गुड्स। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लूज टूल्स को भी इन्वेंट्री के अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग तीनों का मतलब समझेंगे कि रॉ मटेरियल क्या होता है, वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, फिनिश गुड्स क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सूजी का हलवा सबके घर में बनता ही होगा। ठीक है, उसी एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि हमारा जो घर का किचन होता है वो भी किसी फैक्ट्री से कम नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से कम नहीं होता है। तो अब सूजी का हलवा बनता है हमारे घर में, तो जो सूजी का पैकेट होता है जिससे अभी हम लोग किसी प्रोडक्ट को, यानी कि सूजी का हलवा को बनाएंगे, वो रॉ मटेरियल होता है। यानी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जिससे कोई नया प्रोडक्ट बनने वाला हो, वो उस फैक्ट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए क्या होगा, रॉ मटेरियल। यानी सूजी का पैकेट क्या है, रॉ मटेरियल है। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, बनाएंगे, यानी कि प्रोसेस करेंगे। तो सूजी के साथ हम लोग और मटेरियल ऐड करेंगे। ठीक है, सूजी के साथ घी ऐड करेंगे, ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ठीक है, शुगर ऐड करेंगे,
और भी कुछ कुछ मटेरियल्स उसमें ऐड करेंगे, उसके साथ साथ पावर और फ्यूल भी उसमें लगेगा, यानी कि गैस जलाना पड़ेगा, और एक लेबर को भी, यानी कि कोई भी एक आदमी उसको बनाएगा। ठीक है, तो मटेरियल के साथ साथ पावर एंड फ्यूल और क्या लग जाएगा, लेबर चार्ज लग जाएगा, और वो हलवा अभी बना नहीं है, काम चल रहा है। तो जो सबसे पहले सूजी का जो पैकेट है वो रॉ मटेरियल है, सूजी को बर्तन में यानी कढ़ाई के अंदर डाल के प्रोसेस किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर मटेरियल के साथ साथ पावर एंड फ्यूल और लेबर चार्ज और अदर एक्सपेंसेस को साथ में क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ, काम चल रहा है। उसके बाद जब सूजी का हलवा बन के तैयार हो जाएगा, यानी कंजम्पशन के लिए रेडी हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनिश गुड्स बोलेंगे। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स को समझने का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि और आगे कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल, नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ रिसीवेबल्स है। ट्रेड रिसीवेबल्स refers to the amount that the business expects to receive from its customer in the future for goods and services that have been delivered but not yet paid for। ठीक है, यानी कि जब हम लोग किसी को उधार में, यानी बिजनेस में हम लोग दो तरह से काम करते हैं, एक तो कैश में काम करते हैं और दूसरा उधार यानी क्रेडिट में काम करते हैं। यानी जब हम लोग अपने किसी कस्टमर को गुड्स या सर्विसेज उधार में बेचते हैं तो उनसे कुछ अमाउंट हम लोगों को फ्यूचर में लेना रहता है। तो जो भी अमाउंट लेना है वो हमारे लिए क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स है। ठीक है, और ये ट्रेड रिसीवेबल दो टाइप का होता है, एक डेटर्स और दूसरा क्या होता है, बिल रिसीवेबल। अब डेटर्स किसको बोलते हैं, डेटर्स आर पर्सन्स और फर्म्स दैट ओ टू अनदर पार्टी। यानी डेटर या तो कोई पर्सन हो सकता है या फिर कोई फर्म हो सकता है जो किसी दूसरे पार्टी का पैसा जिसको देना है। दे हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज ऑन क्रेडिट एंड आर ऑब्लाइज्ड टू रीपे द डेट्स। यानी कि डेटर वो आदमी या कोई बिजनेस है जिसको हम लोग उधार में सामान सेल करते हैं, जिनसे हमको पैसा लेना रहता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि, और पहले बिल रिसीवेबल के बारे में बात कर लेते, फिर एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। बिल रिसीवेबल्स रेफर्स टू अ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई एंड देयरफॉर लीगली बाइंडिंग फॉर पेमेंट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, अब ये तो आपको एग्जाम में लिखने में काम आएगा। असली मीनिंग क्या है अब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए कि मैं एक शॉप चलाता हूं, ठीक है, यानी एक बिजनेसमैन है जो एक शॉप चलाता है। ठीक है, यानी कि वो होलसेलर है, उसके पास कोई कस्टमर आता है, उधार में सामान मांगता है ना, जिसका नाम ए है। ठीक है, और वो काफी पुराना कस्टमर है इस शॉप का, होलसेलर का। तो पुराना कस्टमर है तो ये होलसेलर इसको क्या करता है, विश्वास पर बिना किसी पेपर को बनाए, यानी किसी डॉक्यूमेंटेशन के बिना इसको उधार यानी क्रेडिट में माल बेच देता है। ठीक है, और ये विश्वास पर इसको पैसा लाके दे देता है, यानी कि किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन दोनों के बीच में नहीं हुआ है। तो ये इस सेलर का क्या बनेगा, डेटर्स बनेगा। ठीक है, यानी डेटर्स वो आदमी होता है जिसको हम लोग ऐसे विश्वास में सामान सेल करते हैं और वो पैसा लाके दे देता है। ठीक है, अब ये आदमी जिसका नाम है सी, ठीक है, और ये एक न्यू कस्टमर है, वो भी इसके पास जाता है और क्रेडिट यानी उधार में सामान मांगता है। ठीक है, ये एक नया कस्टमर है, तो ये जो होलसेलर है वो इसको बोलेगा कि ठीक है आपको उधार मिल जाएगा, लेकिन आप ऐसा करिए कि आप एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए और उस डॉक्यूमेंट में आप साइन करके लिख कर देंगे कि आप कितने दिन के अंदर पेमेंट करेंगे, और अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, तो पेपर लेकर जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं वो आदमी, वो
क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल कहलाता है। यानी कि दोनों का मतलब एक ही है करीब करीब। यहां पर बिना किसी पेपर को लिए उधार दिया गया, इनसे भी पैसा लेना है, इनसे पेपर बनवा के इनको उधार दिया गया, इनसे भी पैसा लेना है। ठीक है, दोनों ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि इनसे किसी तरह का कोई पेपर नहीं लिया गया और इनसे क्या किया गया है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि बिल रिसीवेबल बनवा के इनको उधार दिया गया है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं? ट्रेड पेबल रेफर्स टू द अमाउंट ओल्ड बाय अ बिजनेस टू इट्स सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दैट हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। बिल रिसीवेबल से जस्ट ये उल्टा है। इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी को गुड्स उधार में बेच नहीं रहे हैं, बल्कि किसी से गुड्स उधार में क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। और पैसा लेना नहीं है, बल्कि क्या करना है, पेमेंट करना है। यानी कि बिजनेस में हम लोग गुड्स उधार में बेचते भी हैं और खरीदते भी हैं। तो ट्रेड पेबल्स हम लोग उस अमाउंट को, उसको बोलते हैं जो हम लोगों को क्या करना है, पे करना है। ठीक है ना, ओड बाय द बिजनेसमैन टू इट्स सप्लायर। ठीक है ना, और ये ट्रेड पेबल के अंदर दो तरह के वर्ड्स आपको मिलेंगे, क्रेडिटर और बिल्स पेबल। सेम एग्जांपल यहां पर भी लगेगा। मान लीजिए कि दो बिजनेसमैन अलग अलग है जिनसे मैं माल खरीदता हूं। एक बिजनेसमैन का नाम है ए और एक बिजनेसमैन का नाम है बी। ए से मैं काफी साल से सामान गुड्स परचेस कर रहा हूं क्रेडिट में, उधार में। ठीक है, तो ये मेरा सप्लायर है, ये विश्वास पर सामान सेल कर देता है। ठीक है, क्योंकि काफी पुराना कस्टमर होने के कारण विश्वास पर सामान उधार मिल जाता है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना पड़ता है। ये मेरा कौन बनेगा, क्रेडिटर बनेगा। ठीक है, और ये जो मेरा नया सप्लायर है, इसके लिए मैं एक न्यू कस्टमर हूं। तो ये जब मुझे उधार देगा तो मेरे से क्या बनवा के लेगा, एक डॉक्यूमेंट बनवा के ले लेगा और डॉक्यूमेंट के बिहाफ में ही मुझे उधार देगा। और अगर मैं टाइमली पेमेंट नहीं करूंगा तो ये मेरे अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने के लिए क्या होगा, इसको राइट मिल जाएगा। ठीक है, तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों का मतलब एक ही होता है, बस डिफरेंस यही है कि इसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया है और इसमें एक डॉक्यूमेंट बनवाने के बाद उधार दिया गया है। इसको भी पेमेंट करना है, इसको भी पेमेंट करना है, दोनों को मिलाकर एक ही नाम दिया जाता है, क्या, ट्रेड पेबल्स। ठीक है, यानी ट्रेड पेबल का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, दोनों को जोड़कर जो अमाउंट आएगा उसको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड पेबल्स बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर्स के साथ। ठीक है।